दीप सिंह सुरजेवाला जी। शुक्रिया सभापति जी। भारतीय लोकतंत्र और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मूल हर व्यक्ति को वोट का अधिकार है और उनके वोट से चुनी हुई सरकार है। क्योंकि अंग्रेज सरकार में, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था या 1935, इस देश के 3 से 10% लोगों को ही वोट का अधिकार था। 90% से अधिक लोग वोट से वंचित थे। पर हर व्यक्ति को वोट का अधिकार देने के पीछे भी 2 सोच रही जो इलेक्टोरल रिफॉर्म से जुड़ी। पहली सोच थी स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जो 1931 के कराची कन्वेंशन के अंदर बाकायदा लिखित तौर से एक प्रतिबद्धता के तौर पे दोहराई गई कि हर भारतीय नागरिक को वोट का अधिकार होगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, उसकी कोई जाति हो, कोई क्षेत्र हो, कोई प्रांत हो, कोई धर्म हो, बगैर किसी भेदभाव के सबको अधिकार होगा। और एक दूसरी सोच भी थी। वो दूसरी सोच क्या थी सभापति महोदय? वो थी कि हर व्यक्ति को हिंदुस्तान में वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। यह कहा गया कि जिस देश में अशिक्षित जन समुदाय हो वहां सबको वोट का अधिकार देना सही नहीं है। यह बात कही एक गुरुजी ने। इस सदन में बैठे भी कुछ लोगों के वो गुरुजी हैं आज भी, और वो एक विशेष दल के भी गुरुजी, श्री गुरुजी समग्र खंड 9 पेज 64 मैं लेकर आया हूं। मैं ऑथेंटिकेट करूंगा हर वो बात जो मैं कहूंगा। उसमें बाकायदा कहा गया है ना, कोट, प्रश्न, क्या आप वयस्क मताधिकार के पक्ष में हैं? उत्तर, वयस्क मताधिकार सभी देशों में नहीं है, केवल वहीं है जहां शताब्दियों का अनुभव है और जहां अशिक्षित जन समुदाय को मताधिकार प्रदान करना अनुचित प्रतीत नहीं होता। सर्वप्रथम जन समुदाय को शिक्षित करना आवश्यक है। यानी गुरुजी ने कहा, अनपढ़ को, कम पढ़े लिखों को कोई मत का अधिकार नहीं होना चाहिए। बात यही नहीं रुकी सभापति महोदय। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित कर दिया, जिसमें हर व्यक्ति को वोट का अधिकार दिया गया। ऑथेंटिकेट करेंगे, प्लीज ऑथेंटिकेटिंग। 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित होने के 3 दिन बाद आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, सर मैं उसकी प्रतिलिपि भी लेकर आया हूं, सदन के पटल पर रखूंगा। 30 नवंबर 1949 को एक नीतिगत लेख लिखा गया और वहां कहा गया कि भारत के साधारण नागरिक को बुद्धि और विवेक पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया गया और उसको वोट का अधिकार देने पर भी सवाल खड़ा कर दिया गया। ना कोट from that article which I'm placing on the table of the House. It said, quote, but realizing the inertia of the common man to think out political issues and vote intelligently, we cannot be over optimistic about universal adult franchise. यानी भारत के लोग बेवकूफ हैं? आप ये कह रहे थे 3 दिन संविधान के पारित होने के बाद। सर बात यहां भी खत्म नहीं हुई। उसके बाद पहला चुनाव आया देश का। देश के पहले चुनाव के बीचों बीच 7 जनवरी 1952 को आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में फिर दावा किया गया और मैं लेकर आया हूं, यहां रखूंगा। एंड आई कोट, पंडित जवाहरलाल नेहरू वुड लिव टू कन्फेस द फेलियर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन इंडिया। ये वो दूसरी सोच है जो हिंदुस्तानियों को वोट का अधिकार ही नहीं देना चाहती थी। और आज जब हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो द्वंद्व इन्हीं दोनों सोच के बीच में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सोच और वो सोच जिसकी मैंने व्याख्या की। सभापति जी, भारतीय लोकतंत्र के 3 पिलर्स हैं। ए, सबको वोट का अधिकार। दूसरा, एक इंडिपेंडेंट चुनाव आयोग द्वारा निष्पक्ष चुनाव। और तीसरा, संविधान और उसके इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस की मजबूती। ये तीनों जिंदा हैं तो भारतीय लोकतंत्र जिंदा है। इनको मनमर्जी से छीन लीजिए, कमजोर कर दीजिए, इन पर कब्जा कर लीजिए
तो लोकतंत्र मात्र एक दिखावा रह जाएगा। आज सत्ताधारी हुक्मरान गुरुजी के वंशज हैं, जिनके विचार मैंने पढ़कर बताए। इसलिए चुनाव के परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र और चुनावी सुधारों को लेकर 4 बड़े हमले बोले जा रहे हैं। पहला, निष्पक्ष चुनाव आयोग या कठपुतली चुनाव आयोग, चॉइस हमारी है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता से ही लोकतंत्र जिंदा रह सकता है। बाबा साहब अंबेडकर मानते थे कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता को फंडामेंटल राइट बनाना जाना चाहिए। बाबा साहब यह भी कहते थे कि उन्हें सरदर्द और गंभीर चिंता है कि कल कोई सरकार किसी बेवकूफ, बेईमान या जेबी व्यक्ति को चुनाव आयुक्त नियुक्त ना कर दे। और फिर यह भी कहा कि राष्ट्रपति के द्वारा भी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर अंकुश लगाया जाना चाहिए और बाकायदा राष्ट्रपति के लिए भी इंस्ट्रक्शन जारी की जानी चाहिए। एंड आई कोट सर, एंड आई कोट एंड आई प्लेस इट ऑन द टेबल ऑफ द हाउस, 15 जून 1949, Baba Saheb Ambedkar, quote, "Now with regard to the question of appointment, I must confess that there is a great deal of force in what my friend Professor Saxena said, that there is no use making the tenure of the election commissioner a fixed and secure tenure if there is no provision in the constitution to prevent either a fool or a knave or a person who is likely to be under the thumb of the executive." I do want to confess that this is a very important question and it has given me a great deal of headache, unquote. That's Baba Saheb Ambedkar for you. और सर, बात यहां खत्म नहीं हुई। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया कि नियुक्ति कैसे हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बर्नवाल केस में यहां तक कहा कि कल को अगर पार्लियामेंट कानून भी बना दे, पर अगर वो कानून ऐसा हो जो फिर एक जेबी चुनाव आयोग की नियुक्ति करे, तो वो स्वीकार नहीं किया जा सकता। एंड आई अगेन कोट पैरा 301 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ही सेड द फाउंडिंग फादर्स clearly contemplated a law by parliament and did not intend the executive exclusively calling the shots in the matter of appointments to the election commission. A law couldn't be won to perpetuate, and I draw your attention, to perpetuate what is already permitted, namely appointment at the absolute and sole discretion of the executive. And then para 308, each time on account of, and then they quote Baba Saheb, knave in the words of Dr. Ambedkar, or again in his words, a person under the thumb of the executive call the shots in the matter of holding the elections, which constitutes the very heart of democracy. Even formal democracy is not realized. सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर ऐसा कानून बनाओगे जहां जेबी चुनाव आयोग बनेगा तो लोकतंत्र, प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा। और सर, बात यहां भी खत्म नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन की कमेटी बनाई। इन्होंने क्या किया? कानून बनाकर, मैंने तब भी कहा था इसी सदन में, एक जेबी लोकपाल की नियुक्ति की कमेटी बना ली। प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी और लीडर ऑफ अपोजिशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात को इन्होंने नहीं सुना। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के चिंता को नजरअंदाज करके फेंक दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी पूरी तरह से नकार दिया। जब चुनाव आयोग ही सत्ता का अंगूठा छाप होगा तो फिर चुनाव कैसे होंगे, इसका नतीजा आप खुद देख रहे हैं। सेकेंड अटैक सर, सेकेंड अटैक इज वोट का अधिकार। वोट का अधिकार लोकतंत्र की आत्मा है। आत्मा के बगैर हमारी सभ्यता, हिंदू धर्म में कहा गया है, शरीर जिंदा नहीं रह सकता। सर, वोटर लिस्ट, वोटर केवल लिस्ट पर छपा एक नाम नहीं है। वोटर चुनावी न्याय व नतीजों का असली चेहरा है। अगर कोई भी तंत्र बदनीयती से, षड्यंत्र से चुन चुन कर वोटर को ही वोटर लिस्ट से हटा देगा तो यह लोकतंत्र के कफन में आखिरी कील साबित होगी। बिहार में क्या हुआ? 7 करोड़ से अधिक वोटरों को नए सिरे से वोटर लिस्ट में जोड़ने के काम के लिए, जैसा मेरे मित्र कह रहे थे, केवल 60 दिन दिए गए। अब 27 अक्टूबर 2025 से 12 प्रांतों में बिल्कुल नए सिरे से 51 करोड़ लोगों को वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए
केवल 90 दिन दिए गए। क्या यह सही है? क्या यह उचित है? क्या यह पॉसिबल भी है? शायद इसीलिए मजबूरी में 20 से अधिक बीएलओ आत्महत्या कर चुके हैं। संवेदना प्रकट करने की बजाय बंगाल का नाम लेकर उन पर इल्जाम लगाया जाता है कि वो आत्महत्या करके मर गए। ये शर्म की बात है। सर, जो चुनाव आयोग निष्पक्षता से वोटर लिस्ट भी नहीं बना सकता, जो चुनाव आयोग सेलेक्टिव आइडियोलॉजिकल रिमूवल SIR कर रहा हो, ऐसे जेबी चुनाव आयोग को एक दिन भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। सर, द अटैक नंबर 3 ऑन डेमोक्रेसी, सर, वो है वोट की एवज में रिश्वत। सर, मेरी पार्टी का और पूरे सदन का, मुझे विश्वास है कि मेरे सामने बैठे साथियों का भी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में विश्वास रहा है, यानी संसाधनों का न्यायोचित वितरण। प्रधानमंत्री जी कभी कभी उसका रेवड़ी कहकर मजाक उड़ा देते हैं, पर दूसरी ओर चुनाव के मौके पर, चुनाव के बीचों बीच वोटरों के खातों में सरकारी पैसे से हजारों करोड़ अगर डाल दिया जाएगा तो यह सीधे सीधे वोट की एवज में रिश्वत है। सर, बिहार चुनाव की घोषणा 6 अक्टूबर 2025 को हुई। 2 चरणों में 6 नवंबर और 11 नवंबर को चुनाव होना था। चुनाव से 30 दिन पहले प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी 1,25,00,000 महिलाओं को 1 लाख रुपया देने का वादा करते हैं और चुनाव प्रचार के बीच अक्टूबर और नवंबर महीने में 10-10 हजार उनके खाते के अंदर डाल देते हैं। ऐसे में निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा? महाराष्ट्र में अक्टूबर 2024 में चुनाव की घोषणा हुई, उसके ठीक पहले अगस्त 2024 में 2.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 1500 रुपए महीने के हिसाब से डाल दिए गए, जो चुनाव के बीच भी चलते रहे। चुनाव आयोग चुप रहा। सर, चुनाव से 2 महीने, 3 महीने, 30 दिन पहले सरकारी खजाने से हजारों करोड़ रुपया वोटरों के खाते में जमा करवाना रिश्वत है, वोट की एवज में रिश्वत है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे बच जाएगी? और सर, चौथा अटैक है चुनावी चंदे का घालमेल। मेरे सहयोगी अजय माखन ने 11 दिसंबर को सदन में बताया कि कैसे इलेक्टोरल फंडिंग के घालमेल के चलते बीजेपी के अलावा देश के किसी राजनीतिक दल के पास चुनावी खर्चे की आर्थिक क्षमता खत्म कर दी गई है। आई होप यू विल गिव मी एक्स्ट्रा टाइम फॉर द इंटरप्शंस। सर, इस आर्थिक अंतर जो बीजेपी और दूसरी पार्टियों में आर्थिक अंतर खड़ा कर दिया गया है, इस अंतर के पहाड़ को खड़ा करने के लिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव आयोग चुप रहता है। मेरे सहयोगी अजय माखन जी ने यह भी बताया था कि बीजेपी के खाते में 10,107 करोड़ जमा है, बाकी सब पार्टियों के 1%। 6,600 करोड़ इनको मिलते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से। चुनाव आयोग चुप रहता है। क्रोनोलॉजी बिल्कुल सीधी है। चंदा दो, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से निजात पाओ। चंदा लो, अपनी आर्थिक क्षमता बढ़ाओ, सब राजनीतिक दलों को खत्म करते जाओ। द लॉजिक इज वेरी सिंपल। इसके अनेकों उदाहरण हैं। 10 नवंबर 2022 को पी शरद चंद्र रेड्डी को दिल्ली लिकर स्कैम में गिरफ्तार किया गया। उसके 5 दिन बाद सिर्फ उनकी कंपनी ऑरोबिंदो फार्मा बीजेपी को 5 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड देती है। नवंबर 2023 में 25 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड देती है। लॉटरी किंग मार्टिन और उनकी कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर रेड होती है। यह कंपनी अक्टूबर 2021 और जनवरी 2022 में बीजेपी को 100 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड देती है। 13 अक्टूबर 2019 को मेगा इंजीनियरिंग के ठिकानों पर 15 शहरों में रेड होती है। मेगा इंजीनियरिंग बीजेपी को 586 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड देती है। सर, सवाल बड़ा सीधा है। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म कर देंगे तो कौन चुनाव लड़ पाएगा और लोकतंत्र कैसे बचेगा? इसलिए सर, लेट मी कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। आई हैव 6 or 7 सजेशंस ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। नंबर 1, सर, मौजूदा कानून को खत्म कर एक नई कमेटी बनाइए चुनाव आयोग के सिलेक्शन की, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हो, डेफिनेटली हो,
एलओपी लोकसभा और राज्यसभा हो और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, तभी लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। दूसरा, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, मेरे सारे मित्र दल भी चाहते हैं। नोबडी हैज ऑपोजिशन टू ए फेयर इलेक्शन। इफ देयर हैज टू बी ए फेयर इलेक्शन and if everybody or large number of people other than BJP now doubt the EVM machine, what is the difficulty in holding elections through a ballot? Let's have election through a ballot. If people are with you, जैसा मेरी बहन कह रही थी, जैसा मेरे मित्र कह रहे थे, अगर लोग आपके साथ हैं तो आप बैलेट से भी जीत जाएंगे, लोग आपके साथ नहीं हैं तो सच सामने आ जाएगा। और जब तक सर बैलेट नहीं होता, वीवीपैट की 100% स्लिप्स की काउंटिंग होनी चाहिए। तीसरा, सर सभी राजनीतिक दल और सभी नागरिकों को वोटर लिस्ट की मशीन रीडेबल कॉपी चुनाव से 3 महीने पहले मिलनी चाहिए और चुनाव की डेट से 3 महीने पहले एडिशन एंड डिलीशन ऑफ वोटर्स बंद होना चाहिए, तभी फेयर चुनाव हो पाएगा। चौथा, सर वोटर लिस्ट में नाम काटने से पहले हर व्यक्ति को एक व्यक्तिगत नोटिस डिलीवर किया जाए, एतराज फाइल करने का 1 महीने का नोटिस दिया जाए और वोट काटने का कारण बताया जाए, तभी फेयर बात होगी। पांचवा, सर बल्क वोट रिवीजन के तरीके और प्रणाली पर सार्वजनिक बहस हो, संसद में बहस हो और जो पूरी प्रणाली है उसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में लिखा जाए ताकि कोई चुनाव आयोग सेलेक्टिव आइडियोलॉजिकल रिमूवल ना कर सके। छठा, सर 6 महीने पहले चुनाव से नई कैश ट्रांसफर स्कीम और बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम पर पूर्ण पाबंदी लगाई जाए। नंबर 7, सर इलेक्टोरल फंडिंग पर एक राष्ट्रीय बहस हो और वोट शेयर के आधार पर फंडिंग मुहैया करवाई जाए। और 8वां, सर एक इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी कमीशन का गठन हो जहां कॉर्पोरेट हाउसेस द्वारा क्विड प्रो क्वो के आधार पर चुनावी फंडिंग की शिकायत दर्ज करवाई जा सके। आई एम जस्ट कंक्लूडिंग 30 सेकेंड सर। और कमीशन ऐसे दलों और समूहों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। सर देश में लोकतंत्र बचाने का यही तरीका है। बहुत लोग कह देते हैं कुछ नहीं हो सकता, मैं आज ये कहता हूं, मानते हैं अंधेरा बहुत घना है, पर अंधेरे को चीर दिया जलाना कहां मना है। 5 सेकेंड सर, आई एम कंक्लूडिंग, मेरा इंटरप्शन का टाइम काउंट कर लीजिए। और सर जो लोग हमें बीता इतिहास बताते हैं, आज मैं उनको कहना चाहता हूं, जरा अदब से उठाना इन दियों को। बीती रात इन्होंने सबको रोशनी दी है, किसी को जलाकर खुश होना अलग बात है, हमने खुद को जलाकर रोशनी दी थी और देते रहेंगे। वंदे मातरम, जय। Honorable Srimati Mamta Thakur ji. Yes, 1 second. Honorable Minister. I believe close to 65 speakers still left. So I would like to propose the House to take up till 8 p.m. tonight, and then conclusion can be done by tomorrow, maybe early afternoon, so that we can take up a bill thereafter, if the House agrees. The House agrees to it. 8 o'clock. 8 o'clock. Let's sit till 8, as Honourable Minister suggested, and we come back tomorrow and we conclude the entire discussion. Honourable Minister. 8. Sense of the House is 7 or 8. 7 or 8. 8 p.m. 8 p.m. Sense of the House largely is 8. 7:30. Neither 7 nor 8. Let's keep it 7:30. Thank you. We move forward. Srimati Mamta Thakur ji, please.